गोल्ड एंड सिल्वर ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स को अभी तोड़ा नहीं है। बॉर्डर्स की वॉर नहीं रह गई है, रादर ये एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आई और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 मार्च के सेशन में रिकवरी देखने को मिलेगी। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फेड के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। और इवन दो फेड ने अपनी रीसेंट मीटिंग में ये कहा है कि एक रेट कट हो सकता है, जब भी रेट हाइक्स होते हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहता है। ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में प्रेशर बनते हुए। सो नॉट जस्ट वॉर, पर वॉर का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, और उसके बाद यूएस फेड क्या डिसीजन लेता है या बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स क्या डिसीजन लेते हैं, उससे गोल्ड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जी, आप कह रही हैं कि अभी समय लगेगा, और एक वो बड़े लेखक हैं अमेरिका में बैठे हुए हैं, रॉबर्ट कियोसाकी साहब। वो कह रहे हैं $35,000 प्रति औंस पहुंच जाएगा सोना। स्ट्रेट आंसर है गोल्ड के लिए नो, और सिल्वर के लिए सर्टेनली यस। अगले 3 साल में मैं भी मानती हूँ कि सिल्वर के प्राइसेस $200 पर आउंस तक जा सकते हैं, बट गोल्ड के लिए मैं 12,000 से 15,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगले 3 सालों में। यूएस की जो डोमिनेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डी डॉलराइजेशन के को फेवर करेंगे और गोल्ड एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। तो जब तक 1,65,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, गोल्ड में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो 2,08,000 और 1,80,000 तक के लेवल भी सिल्वर में पॉसिबल नजर आ रहे हैं। जो लोग सिप कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने सिप को कंटिन्यू करें, बिकॉज कभी भी आप बॉटम को टाइम नहीं कर सकते हैं। यहाँ से पेन अभी थोड़ी और बढ़ सकती है, मे बी इम्पैक्ट 2008 जितना नहीं होगा। चाइना भी ताइवान को कैप्चर करने के लिए कुछ कुछ एक्शंस, अनकन्फर्म सोर्सेज से ही ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि यहाँ से डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। सो पावर स्टॉक्स पॉजिटिव रिएक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं हाँ। और उसी हमारी जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से रुपए पे प्रेशर बनता जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है रुपी कैन हेड लोअर टुवर्ड्स 94.80 टू 95 मार्क। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इजराइल, ईरान, अमेरिका के युद्ध ने पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर बड़ा भयंकर असर डाला है। भारत पर भी अब इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार हालत खराब, सोना चांदी हालत खराब, और तमाम लोग परेशान हैं कि आखिर अब इसका रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है, और जिसके कारण महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और तमाम खतरे खड़े हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वित्तीय विशेषज्ञ सुगंधा सचदेवा जी। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। सुगंधा जी, क्या क्या पूछूं? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या बड़ी खबर आज हमारे दर्शकों को आप दे सकती हैं? तो नमस्ते विक्रांत जी, आपको और सारे व्यूअर्स को थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे बड़ी खबर अगर हम आज की देखें तो 19 मार्च को हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि 20 मार्च या उसके एक दो दिनों में हमें तेजी दोबारा से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हमने होते हुए देखा। 20 मार्च कल की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग रही, इवन दो बाय इवनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ने अपने गेन्स को गिव अप कर दिया। बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19 मार्च को जो इतना पैनिक आया था मार्केट में, हमने क्लियरली मेंटेन किया था कि गोल्ड एंड सिल्वर ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स को अभी तोड़ा नहीं है। इवन दो ट्रेंड में हमें नरमी नजर आ रही है, बट अगर जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स की जिनकी हम आगे बात करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू, बट उनको कल भी दोनों ने सपोर्ट प्राइसेस हैं उन दोनों लेवल्स पे सपोर्ट लिया और वहां से हमने काफी हद तक रिकवरी आते हुए देखी। सो यही मैं मानती हूँ कि आज की पहली सबसे बड़ी खबर रहेगी। आगे जरूर और चर्चा करेंगे। जैसे, लेकिन जिस तरीके से 19 तारीख को हमने जो शेयर बाजार में देखा, देखिए उस दिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला हुआ था ईरान की तरफ से भी, और उससे पहले इजराइल की तरफ से, उसका एक बड़ा असर भारतीय बाजार पे भी, बाकी सब दुनिया के बाजारों के साथ पड़ा। लेकिन एक और जो बड़ी घटना हुई थी वो थी एचडीएफसी बैंक की। तो पैनिक एकदम डबल फैल गया था। तो आपको ऐसा क्या लग रहा था कि 20 तारीख को थोड़ा ठीक हो सकता है बाजार, उसमें पॉजिटिविटी कुछ आ सकती है? जी, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जो भी जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जी। सी जिस तरीके से अभी ये वॉर में टिट फॉर टैट अभी हमने पिछले कुछ दिन में आते हुए देखा, जहां इसराइल ने पहले ईरान के साउथ पार्स गैस फैसिलिटी पे अटैक किया, जो कतार के साथ भी अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। उसके बाद ईरान ने रिटालिएटरी अटैक किए हैं ऑन द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएई और अदर गल्फ कंट्री, और स्पेशली उन्होंने कतार की एक मेजर गैस फैसिलिटी पे अटैक किया विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हम्म। रास लफान प्लान अटैक किया, जिससे काफी हद तक चिंता बढ़ गई कि अब ये वॉर
सिर्फ बॉर्डर्स की वॉर नहीं रह गई है, रादर ये एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आई। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि दे वर नॉट अवेयर कि इसराइल ऐसा अटैक करने वाले हैं। सो इसके बाद से हमने ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट जंप आते हुए देखा, जहां प्राइसेस अपने जो रीसेंट हाइस थे उसकी तरफ हम प्राइसेस को जाते हुए देखा। और इसी के कारण मार्केट में जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, एनर्जी सप्लाईज को लेके जो चिंता बनती हुई नजर आ रही है, इसके कारण हमने डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में एक शार्प क्रैक आते हुए देखा। इसके साथ साथ एफजीएफसी के जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे उन्होंने भी रिजाइन किया, साइटिंग एथिकल एंड गवर्नेंस इशू। ये भी एक मेजर कारण। एचडीएफसी विच ऑक्यूपाइज अ ह्यूज वेटेज इन द इंडेक्स और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है, उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस है मार्केट्स में थोड़ा सा एफआईआर का और चेंज होता हुआ नजर आया। बिकॉज अगर हम एचडीएफसी बैंक पे गवर्नेंस इशू की बात करते हैं तो इससे कुछ हद तक रिफ्लेक्शन बाकी और बैंक्स पे भी जाती हुई नजर आती है, पीएसयू बैंक्स पे भी और अदर जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। सो ये भी इसकी वजह से भी सेंटिमेंट्स कुछ हद तक चेंज होते हुए नजर आए। बट येस, वाई वी वर स्लाइटली पॉजिटिव ऑन गोल्ड एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, इवन दो अगर मैं बाद में जरूर बात करूंगी कि इस तरीके से हमारा नियर टर्म का आउटलुक बन रहा है। बट सिर्फ स्पेसिफिकली 20 मार्च की बात करें या 19 मार्च के जो सेल ऑफ के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिकवरी जरूर आएगी, इसका मेजर कारण था कि गोल्ड के प्राइसेस ने 19 मार्च के सेशन में इवन दो 1,45,000 का जो एक क्रूशियल सपोर्ट था, जो हमने काफी सारे फोरम्स पे मेंटेन किया और अभी भी मैं इसको हाईलाइट करूंगी, उसको इंट्राडे सेशन में ब्रेक किया। प्राइसेस ने 1,41,000 तक के भी लेवल्स को टेस्ट किया, बट वहीं प्राइसेस ने उस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट हमने क्लोजिंग से पहले ही कुछ फोरम्स पे मेंटेन किया था कि ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड रहेगा और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 मार्च के सेशन में रिकवरी देखने को मिलेगी। और प्रिसाइसली बात करें, गोल्ड में हम 4650 का लेवल हमने मेंटेन किया था एंड इनफैक्ट क्लोजिंग भी 4649.80 के आसपास रही, क्लोजली मैचिंग आवर एक्सपेक्टेड लेवल। सिल्वर में भी विक्रांत जी, हमने पिछले काफी सारे इंटरव्यूज में आपके साथ भी और फोरम्स पे भी बात की है, 2,25,000 का लेवल सिल्वर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। जनवरी ऑनवर्ड्स प्राइसेस ने 3 टाइम्स इस लेवल को टेस्ट किया और वहीं से हमने रिकवरी आते हुए देखी। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के प्राइसेस को देखते हैं तो $70 पर आउंस का लेवल बहुत टाइम से इस प्राइसेस को कुशन प्रोवाइड किया। 19 मार्च के सेशन में जहां इतना पैनिक क्रिएट हुआ, प्राइसेस ने इन लेवल्स को भी ब्रेक किया था और सिल्वर ने 2,14,000 तक के लेवल्स को टेस्ट किया। बट स्टिल क्लोजिंग होते होते ऐसी इंडिकेशंस निकल के आई कि प्राइसेस इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे रिस्पेक्ट करेंगे और ऐसा ही हमने होते हुए देखा और यही हमारा बेसिस था जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। सो सेम दीज लेवल्स अभी भी, ये जब तक लेवल प्रोटेक्टेड हैं, जहाँ से वो रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस अभी भी बनी हुई हैं। बिकॉज 3 मार्च से देखें तो उसके बाद से हमने सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए देखा है। गोल्ड एंड सिल्वर में जो भी रैलीज आई वहां से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। विक्रांत जी, हमने आपके साथ ही बात की थी, हमने 2 मार्च दिए थे आपके इसी फोरम पर कि 3 मार्च के सेशन में हम सिल्वर में काफी डाउन साइड आते हुए देख रहे हैं और ऐसा हुआ भी। और उसके बाद से भी अगर हम देखें ओवरऑल ट्रेंड को, जो भी रैलीज निकल के आई हैं गोल्ड सिल्वर में, वहां पर हमने सेलिंग प्रेशर ही बनते हुए देखा है। इवन दो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड अभी तक वापस हम आते हुए नहीं देख रहे हैं। इसकी भी बात मैं आगे जरूर करना चाहूंगी, बट अभी के लिए अगर देखें तो 1,45,000 एंड 2,25,000 ये दोनों गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। मैं वही वही समझना चाहता हूं कि क्यों अभी आते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्यों इतने इस तरीके का खतरा दिखाई दे रहा है। सो इसके 3 बड़े कारण हैं विक्रांत जी, एक एक करके मैं बात करना चाहूंगी। सबसे बड़ा कारण, जब भी हम रिस्की एसेट्स में फॉल आते हुए देखते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम लिक्विडेशन प्रेशर आते हुए देखते हैं। बिकॉज कोई भी एसेट जिसको बेचना बहुत आसान हो, इन्वेस्टर्स उसको पहले बेचते हैं टू हैव कैश इन देयर हैंड्स, और इसी के चलते हमने गोल्ड सिल्वर में भी प्रेशर आते हुए देखा, लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिली। और जिस तरीके से मार्जिन कॉल्स बढ़ती जा रही है, रिस्की एसेट्स में इतना फॉल हमने आते हुए देखा, यही एक कारण था जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में प्रेशर बनते हुए। सेकंड बड़ा कारण है इन्फ्लेशन को लेके जो चिंता बनी हुई है। बिकॉज क्रूड के प्राइसेस में देखें तो इस वॉर के बाद 40% तक के हमने अपसाइड आते हुए देखी। इससे ग्लोबली इन्फ्लेशन के रिस्क बढ़ते हुए नजर आए और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फेड के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। और फेड क्या, बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स की भी जो भी रीसेंट मीटिंग्स हुई हैं, सब ने ही इंडिकेशन दिया है कि इन्फ्लेशन को लेके
काफी चिंता बनी हुई है। और इनफैक्ट बैंक ऑफ जापान और ईसीबी ने काफी हद तक ये हिंट्स दिए हैं कि इस साल वो रेट हाइक कर सकते हैं। सो फेड जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट्स करेंगे, इस साल 2 रेट कट होंगे इन, और वहीं उसके ऑपोजिट बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक करने के लिए रेडी नजर आ रहे हैं। और जो रेट कट की बेट्स फेड की साइड से भी थी वो भी कुछ हद तक बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। इवन दो फेड ने अपनी रीसेंट मीटिंग में ये कहा है कि एक रेट कट हो सकता है, बट उन्होंने भी इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताई है और इस वॉर को लेके भी उन्होंने भी ये मेंटेन किया है कि काफी अनसर्टेनिटी है। सो अब जो रेट कट की उम्मीद थी वो बहुत कम हो चुकी है। रादर हमारा ऐसा मानना है कि शायद फेड माइट ऑल्सो बी फोर्स टू हाइक इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी तो उनको भी शायद रेट हाइक करने पड़ सकते हैं। सो ये एक सेकेंड रीजन था, बिकॉज जब भी रेट हाइक्स होते हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहता है। गोल्ड नॉर्मली रेट हाइक के एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज गोल्ड को इंटरेस्ट पे नहीं करता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं गोल्ड को खरीदना महंगा हो जाता है और गोल्ड को खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस पे दबाव बनते हुए देखा। थर्ड मेजर रीजन, डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त हमने आते हुए देखी है। जब भी डॉलर इंडेक्स में हम सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखते हैं, गोल्ड के प्राइसेस पे प्रेशर बनता हुआ दिखता है, बिकॉज गोल्ड डॉलर टर्म्स में डिनोमिनेटेड है। जब गोल्ड के प्राइसेस, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड को खरीदना महंगा हो जाता है। ये एक थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में प्रेशर बनते हुए देखा। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ जी पर जरूर, जी जी। ऐसा कहना कि जब भी कोई वॉर होगी, जब भी कोई अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड के प्राइसेस इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। उसके जो इकोनॉमिक रिपरकशंस होते हैं इकोनॉमीज पे, उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस मूव करते हैं। हमने कुछ प्रीवियस हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को स्टडी किया है, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी उसके जी बारे में। जी जी 2008 से मैं काफी सारी सिमिलैरिटीज को ड्रॉ कर रही हूँ इस साल का जो सिनारियो है। इसकी बात हम क्रूड के बारे में भी करेंगे और इक्विटी मार्केट के बारे में भी करेंगे, पर सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं। 2008 में अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस $1000 पर आउंस के ऊपर चल रहे थे, बट टुवर्ड्स अक्टूबर प्राइसेस $681 पर आउंस तक स्लिप करा उन्होंने। के बाद एक बहुत फिनोमिनल रैली देखने को मिली गोल्ड के प्राइसेस में, बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन बढ़ी 2008 में, फेड हैड टू कट इंटरेस्ट रेट्स और उनको काफी ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करना पड़ा, और उसकी वजह से गोल्ड चलता हुआ नजर आया। सो नॉट जस्ट वॉर, पर वॉर का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, और उसके बाद यूएस फेड क्या डिसीजन लेता है या बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स क्या डिसीजन लेते हैं, उससे गोल्ड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिमिलर सिनारियो 2020 में भी हुआ, इवन दो 2020 में गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया, बट अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में कोविड के बाद फरवरी मार्च में गोल्ड में भी हमने फॉल आते हुए देखा, बट उसके बाद जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट हुए सारे ही मेजर सेंट्रल बैंक्स की साइड से और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुई, उसके बाद हमने गोल्ड में सिग्निफिकेंट रैली आती हुई देखी। 2022 में भी देखें तो जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, गोल्ड के प्राइसेस में हमने मार्च ऑनवर्ड्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, और प्राइसेस ने वहां से अक्टूबर तक एक फॉल दिखाया। उसके बाद से हमने एक तेजी आते हुए देखी, और वो तेजी 2026 की स्टार्टिंग तक कंटिन्यूड रही है। जो 2022 की हमने एंड से आते हुए देखी थी वो कंटिन्यूड रही। सो प्रोबेबली इस साल भी अभी शायद थोड़ा टाइम गोल्ड के प्राइसेस ना चलें, बट इवेंचुअली जैसे इस वॉर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हम ग्लोबल इकोनॉमी पे आते हुए देखेंगे, उसके बाद गोल्ड विल एज्यूम इट्स सेफ हेवन रोल येट अगेन, और हम गोल्ड में भी एक अच्छी तेजी का एनवायरनमेंट वापस से आते हुए देखेंगे। ऐसी हमारी काफी स्ट्रांग उम्मीद है कि इस साल अभी भी गोल्ड के प्राइसेस ओवरऑल बहुत तेजी दिखाएंगे, बट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन का फेज है जो कंटिन्यू कर सकता है। सुगंधा जी, आप कह रही हैं कि अभी समय लगेगा, और एक वो बड़े लेखक हैं अमेरिका में बैठे हुए हैं, रॉबर्ट कियोसाकी साहब, वो कह रहे हैं $35,000 प्रति औंस पहुंच जाएगा सोना। चांदी को लेकर भी उन्होंने $200 की भविष्यवाणी की है। तो बड़े लेखक हैं, उनकी किताब तो खूब बिकी है, लेकिन इस तरीके की बात क्या, $35,000 आज के लेवल को देखते हुए? हमारे क्लाइंट से भी हमसे एक वही पूछी है, बट इसका स्ट्रेट आंसर है गोल्ड के लिए नो, और सिल्वर के लिए सर्टेनली यस। अगले 3 साल में मैं भी मानती हूँ कि सिल्वर के प्राइसेस $200 पर आउंस तक जा सकते हैं, बट गोल्ड के लिए मैं 12,000 से 15,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगले 3 सालों में। बट उससे ऊपर अभी मैं प्राइसेस को जाते हुए नहीं देख रही, और 35,000 मुझे बिल्कुल भी लेवल नहीं लग रहा। मैं अपना रैशनल जरूर देना चाहूंगी कि 12,000 से 15,000 के लेवल क्यों हो सकते हैं, बट 35,000 को मैं कंप्लीटली रूल आउट करती हूँ।
इसके रीजंस मैं जरूर साइड करूंगी कि 12 से 15 हजार के लेवल क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यूएस के जो डेट लेवल्स हैं वो बहुत हाई हैं, सस्टेनेबल नहीं है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स इन सेंट्रल बैंक्स हार्ड एसेट में अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। सो ये जो पेपर मनी की वैल्यू है धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये जो वॉर है, टैरिफ की अनसर्टेनिटी और ट्रम्प साहब के रेगुलर जो भी उनके एक्शंस हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना, ग्रीनलैंड को एक्वायर करना, ईरान के ऊपर अपना ये ऑपरेशन करना, अब क्यूबा में वो पावर चेंज को प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा जो टैरिफ का लेके उनको थ्रेट है, इससे यूएस की जो डोमिनेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में धीरे धीरे कम होती जाएगी। यूएस पर से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जिस तरीके से वो डॉलर को एक वेपन की तरह यूज करते आ रहे हैं 2022 ऑनवर्ड्स, तो इसी वजह से सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खरीदना चाह रहे हैं, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से यूएस डॉलर सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में उसकी जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और गोल्ड सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेंड और भी एक्सेलरेट होता हुआ नजर आएगा अगले कुछ सालों में, और मेरा ऐसा मानना है ये एक मेजर कैटलिस्ट होगा जो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव करेगा। अभी हमने ऑलरेडी 2025 में डॉलर इंडेक्स में 10% से ज्यादा का डिक्लाइन आते हुए देखा, इवन तो अभी डॉलर इंडेक्स में हम कुछ तेजी आते हुए देख रहे हैं, बिकॉज वॉर के बाद जब भी रिस्क ऑफ एनवायरमेंट होता है, मनी टू डॉलर एंड यूएस ट्रेजरीज, बट इवेंचुअली जब इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ जाएगी, ग्रोथ को लेके वहां पे कंसर्न्स आ जाएंगे, और जिस तरीके से उनकी वॉर की स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, डॉलर पे हम दोबारा से प्रेशर बनता हुआ देखेंगे। अभी ऑलरेडी हम उनके जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आते हुए देख रहे हैं। उनका जो एंटी टेररिज्म चीफ है उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, साइटिंग द फैक्ट कि इसराइल के कहने पर यूएस ने ये लड़ाई को स्टार्ट किया ईरान के साथ। सो अभी वहां पर ये जो ट्रम्प साहब है उनकी जो पॉलिटिकल क्लाउड है, मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे कम होगा, और यूएस की इकोनॉमी पे भी जो हम ग्लोबली कॉन्फिडेंस देखते थे वो भी धीरे धीरे कम होगा। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डी डॉलराइजेशन के को फेवर करेंगे, और अभी कोई और ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है जिसपे ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस हो, बीट युआन बीट यूरो, ये अभी डॉलर को नहीं कर पाएंगी। द ओनली एसेट विच कैन रिप्लेस यूएस डॉलर ओवरऑल इन रिजर्व्स का, अगर हम ट्रेड की बात करें तो अभी भी डॉलर की डोमिनेंस बनी रहेगी अगले कुछ साल। मैं नहीं मानती कि अभी डॉलर को कोई करेंसी ट्रेड में रिप्लेस कर पाएगा, बट इन रिजर्व एसेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक डॉलर धीरे धीरे कम होता जाएगा, और गोल्ड एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। सुगंधा जी, ठीक है। गोल्ड की बात तो की हमने, लेकिन अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या सोने के साथ, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब ये समझना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से सब लोग गोल्ड की खबरें देख रहे हैं। गोल्ड में निवेश भी बहुत लोगों ने किया, और बहुत लोगों ने तो अपने सारे निवेश हटा करके गोल्ड में कर दिए थे। तो अभी थोड़ा सा गोल्ड में एक कंसोलिडेशन का फेज है, जैसा कि विक्रांत जी ने पहले भी बात की, बट मैं जो की लेवल्स की हमने स्टार्टिंग में बात की मैं दोबारा से वही रिपीट करूंगी। 1,45,000 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, थोड़ी बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बट हायर साइड में जब तक 52-80 पर आउंस ब्रेक नहीं हो जाता, गोल्ड में कोई बहुत तेजी नहीं मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट में अगर इसको देखें तो जब तक 1,65,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, गोल्ड में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी नजर आती है कि 1,45,000 पर का लेवल भी डोमेस्टिक मार्केट में ब्रेक हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो दो की लेवल्स रहेंगे, 1,37,000 एंड 1,27,000। हैविंग सेड, ये नजरिया बस यहीं तक नजर आता है। मुझे लॉन्गर टर्म में अभी भी गोल्ड के प्राइसेस में बहुत तेजी नजर आती है, सो डिसहार्टन नहीं हो। जो लोअर लेवल्स मिलेंगे टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगे, बट नियर टर्म के लिए मैं जरूर कहूंगी कि बहुत तेजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चले। अभी जो भी हम रिकवरी भी आते हुए देखेंगे वहां पर पॉसिबली हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दोबारा से आते हुए देखेंगे, बट ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड है, प्राइसेस सिर्फ कंसोलिडेट करेंगे। जिस दिन ये लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो एक फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। वहीं सिल्वर में बात करें तो 2,25,000 का सेक्रोसैंट लेवल है, $70 पर आउंस सेक्रोसैंट लेवल है। इंट्राडे में अगर ब्रेक हो भी जाए तो भी कोई वरी का कॉज नहीं है, बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो 2,08,000 और 1,80,000 तक के लेवल भी सिल्वर में पॉसिबल नजर आ रहे हैं। ये एक दिन का नजरिया नहीं है विक्रांत जी, सो कंफ्यूज नहीं करेंगे साथ। ये पॉसिबली अगले 1 से 2 महीने में हो, या शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, बट वो जो 1,80,000 के लेवल आएंगे वो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी होंगे। सो थोड़ी सी पेशेंस रखें। अभी प्राइसेस जब तक
2,80,000 से 2,85,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, तेजी नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी विक्रांत जी की $97 पर आउंस सिल्वर के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा सिल्वर में अभी कोई बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी सेम है, मैं अपना बायस लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी चेंज नहीं करूंगी। 2008 से जो हमने सिमिलैरिटीज ड्रॉ की तो इसको भी मैं जरूर कहना चाहूंगी। 2008 के अगर हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स देखते हैं तो गोल्ड सिल्वर में एक फिनोमिनल रैली देखने को मिली थी। अगर बाकी सारी चीजें 2008 की तरह होती हुई नजर आती हैं कुछ हद तक, तो गोल्ड सिल्वर में भी अगले कुछ सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी। नॉट जस्ट 2008, अभी अपने ही गोल्ड एंड सिल्वर के बहुत सारे कैटलिस्ट हैं। जिस तरीके से अभी हमने पहले बात की, और सिल्वर की जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, मल्टी डिकेड ब्रेकआउट हुआ है, ये सिल्वर को सपोर्ट करेगा फ्रॉम नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम फ्रेम। सो जो लोअर लेवल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बनेंगे। शॉर्ट टर्म में यस थोड़ी सी पेन रह सकती है, एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है। सुगंधा जी, वैसे तो पूरी दुनिया पर ही इसका असर पड़ रहा है। जो अब तेल और गैस का संकट जिस तरीके से गहरा रहा है और जिस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, ये संकट और ज्यादा बढ़ेगा। तो भारतीय बाजार का क्या होगा, क्या दिखाई देता है? क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से जो छोटे निवेशक हैं खासतौर पर, उनकी ज्यादा चिंता रहती है कि किस तरीके से, वो उन्हें लगता है कि एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे अब निकलना बड़ा मुश्किल है। उन लोगों को उम्मीद थी कि ये साल कुछ नई चीजें लेकर आएगा, लेकिन अब ऐसा बार आया कि हमने एक ही दिन में देखा कि क्या हाल हुआ 19 तारीख को। तो विक्रांत जी यहाँ पर मैं दो चीज कहना चाहूंगी। मैं जरूर व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को पूरी तरीके से सुने, आधी बात को सुनकर अपना डिसीजन ना लें। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करेंगे और फिर स्लाइटली मीडियम टर्म ट्रेंड एंड देन लॉन्ग टर्म ट्रेंड। कंफ्यूज ना हो। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो मेरा ऐसा मानना है, 22,900 का लेवल जो कल के सेशन में भी टेस्ट हुआ और 19 मार्च को भी टेस्ट हुआ, ये एक नियर टर्म के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया है। यहाँ से मेरा ऐसा मानना है रिकवरी देखने को मिलेगी, और ये रिकवरी अच्छी रिकवरी हो सकती है। बट ये कोई, अगर मैं कहूंगी ट्रेंड चेंज, नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इसका रीजन एक और कि अभी जिस तरीके से हमने ऑयल प्राइसेस में ऑलरेडी एक जंप आते हुए देखा है, ऑयल प्राइसेस यहाँ थोड़ा सा ईज ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके भी रीजंस की मैं बात करना चाहूंगी, पर पहले हम निफ्टी पे बात कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है 22,900 नियर टर्म के लिए सपोर्ट रहेगा, बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। बट अगर हम मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, मैं मानती हूँ ये लेवल भी ब्रेक होंगे एंड 21,500 20,200 तक की पॉसिबिलिटी चार्ट्स पर बिल्कुल नजर आ रही है। फेयर नहीं करना चाहिए इसको। लाइफ टाइम अगर आप देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिस तरीके से कोविड में हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई थी, उसी तरीके से इस साल भी इन लेवल से डरे नहीं। यहाँ से थोड़ी और पेन आ सकती है, बट वो लॉन्गर टर्म के लिए आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग सिप कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने सिप को कंटिन्यू करें, बिकॉज कभी भी आप बॉटम को टाइम नहीं कर सकते हैं। बॉटम पे बाय करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो सिप्स को कंटिन्यू करें। बट अगर आप कुछ हेवी बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है आप जरूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करें। बट मेरा ऐसा मानना है यहाँ से और पेन देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर आएगा, उसमें कुछ सेक्टर्स में हम अच्छी बाइंग भी आते हुए देखेंगे, बट ये सस्टेन है बिकॉज ऑयल प्राइसेस अभी भी टॉप आउट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उनमें एक कूल ऑफ देखने को मिलेगा। और डॉलर इंडेक्स में भी जैसे हमने इस हफ्ते थोड़ा सा कूल ऑफ आते हुए देखा है, ये फैक्टर भी कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। और अगर कहीं से सीज फायर की न्यूज आ गई, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो उस केस में भी हम एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखेंगे। बट मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी क्यूबा में एक कुछ, आप कुछ भी अपना एक्शंस लेते हैं, उससे भी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। डिसाइड्स जिस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स हुए हैं, प्रोडक्शन दोबारा से बहुत जल्दी रिज्यूम नहीं होगी। बिकॉज जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसे अटैक्स हो, लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग बैक प्रोडक्शन क्राइसिस लेवल, लोग रिसोर्सेज वापस आने में टाइम लगेगा। सो इसकी वजह से भी क्रूड की सप्लाई अभी कंस्ट्रेंट रहेगी और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस यहाँ पे काफी हद तक नजर आ रहे हैं। नॉट जस्ट क्रूड, क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। सो इसकी जो जो पास ऑन कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स को बेयर करनी पड़ेंगी। नॉट जस्ट फ्यूल कॉस्ट, आपके एग्री सेक्टर में अभी कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएंगी, बिकॉज फर्टिलाइजर की सप्लाई इंपैक्टेड है। जिस तरीके से एलपीजी की सप्लाई इंपैक्टेड है, एलएनजी पीएनजी की भी अब सप्लाई इफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्लस पेट्रोकेमिकल सेक्टर, एविएशन फ्यूल,
टायर्स, पेंट्स, इन कंपनीज की इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ती हुई नजर आएंगी और उसका पूरी इंडियन इकोनॉमी पे हम इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ एफआईआई का रुख कभी भी बदला नहीं है इंडिया की तरफ। अगर इस साल भी देखें तो 1.04 लाख करोड़ तक की उन्होंने अभी भी सेलिंग की है इस साल। पिछले साल भी उन्होंने काफी 1.66 लाख करोड़ तक की सेलिंग की है। तो ये सब ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहे हैं एंड जिस तरीके से हम 2008 से इसकी सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर रहे हैं, ये काफी हद तक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से पेन अभी थोड़ी और बढ़ सकती है। मे बी इम्पैक्ट 2008 जितना नहीं होगा, बिकॉज अब हम सिर्फ गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर आवर ऑयल सप्लाईज। हमने यूएस गल्फ से भी लास्ट ईयर ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि वहां से भी हम अपने काफी सारे क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स को सोर्स करेंगे। प्लस रशिया से भी हम अपने इम्पोर्ट्स को सोर्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी डिपेंडेंसी काफी हद तक रिन्यूएबल एनर्जी पे बढ़ चुकी है। सो हम टोटली क्रूड पे डिपेंडेंट नहीं है। सो यहाँ से कुछ हद तक हमें कुशन मिलेगा, बट स्टिल इम्पैक्ट जरूर होगा अगर प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर थोड़ा सा लंबे टाइम सस्टेन करते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है अभी, अगर ये यहाँ एक और एंगल नजर आ रहा है इस वॉर में, चाइना भी ताइवान को कैप्चर करने के लिए कुछ कुछ एक्शंस, इवन दो अनकन्फर्म सोर्सेज से ही ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, बट ये भी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर वहां पे भी कुछ होता है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता है वहां पे, तो एक और एंगल नजर आएगा मार्केट में और उससे भी हम अनसर्टेनिटी बढ़ते हुए देखेंगे और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट बढ़ेगा। और जो आपने बात कही रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट, अब मुझे तो ज़्यादा चिंता लोगों की इसलिए हो रही है कि आज ही खबर आई कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 25% बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। भारत तो चुनावों वाला देश है ना, चुनाव से गवर्न होता है सब कुछ। अभी क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनाव के बाद अब ये दिखने लगा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक तेल कंपनियां फायदा कमा रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा संकट आया तो उसे जनता के ऊपर पूरा डाला जाएगा। तो एक बार पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़े सुगंधा जी, तो उसका असर तो हर घर तक पहुंचेगा ना, हर किचन तक पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज जब भी क्रूड के प्राइसेस $10 का भी अगर इंक्रीज होता है तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे 30 to 45 बेसिस पॉइंट तक का हम इम्पैक्ट आते हुए देखते हैं। जीडीपी पे भी एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है और इन्फ्लेशन पे भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से आरबीआई ने जिस तरीके से पिछले साल इतने रेट कट्स किए, आरबीआई माइट हैव टू हाइक रेट्स। सो ये सारे मिले फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन बढ़ना, आरबीआई का रेट हाइक की पॉसिबिलिटी होना और जीडीपी कंट्रैक्शन होना स्लाइटली यहाँ से। सो ये सारे थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो अभी मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। आई माइट गो रॉन्ग एंड आई रियली होप दैट आई गो रॉन्ग दिस टाइम अराउंड। ये लेवल्स जिनकी हमने बात की शायद ये ना आए पॉसिबली, बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस जरूर होके चलें। आप बहुत हैवी बाइंग को, मेरा ऐसा मानना है, अवॉइड कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कर रखें। जैसे कि हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ से डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। ये दोनों सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ पावर सेक्टर पे हमारी काफी नजर बनी हुई है, बिकॉज पावर की डिमांड्स काफी हद तक बढ़ेंगी। वापस से थर्मल पावर की तरफ फोकस जाएगा और जिस तरीके से अर्ली ऑनसेट ऑफ समर है, सो पावर स्टॉक्स पॉजिटिव रिएक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। सो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और आईटी स्लाइटली इंसुलेटेड नजर आएगा रुपी वीकनेस की वजह से। और जिस तरीके से हमने ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काफी सिग्निफिकेंट फॉल ऑलरेडी आते हुए देखा है, शायद आईटी सेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा आउटलायर की तरह बिहेव करे और आईटी सेक्टर में हम कुछ बेटर गेन्स आते हुए देखें। इसके साथ साथ फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ये थोड़े से न्यूट्रल सेक्टर्स रहते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच को अडॉप्ट करें। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज अभी भी बनेंगी, बट आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से उनको देख के चलना होगा। एक मेरा अंतिम सवाल कि जो भारतीय रुपए लगातार कमजोर होता जा रहा है, ये कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है वर्तमान स्थिति में? तो हमारे पास एक डबल एज स्वॉर्ड हो चुकी है विक्रांत जी। एक तरफ कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं हाँ। और उसी हमारी जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और इसी वजह से रुपए पे प्रेशर बनता जा रहा है। प्लस जो आउटफ्लोज की हमने बात की वो भी रुपये पे प्रेशर डाल रहा है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हम स्ट्रेंथ आते हुए देख रहे हैं, ये थर्ड एंगल है जो रुपए पे दबाव डाल रहा है। सो सारे ही फैक्टर्स हैं, इवन दो सेंट्रल बैंक कुछ हद तक इंटरवीन कर रहे हैं, बट इन दिस एनवायरनमेंट सेंट्रल बैंक भी जिस तरीके से इतने सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं रुपी की डेप्रिसिएशन के लिए, शायद सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन भी इस रुपी डेप्रिसिएशन को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी।
मेरा ऐसा मानना है रुपी कैन हेड लोअर टुवर्ड्स 94.80 टू 95 मार्क। ओ, सो ये भी पॉसिबल आ रही है, बिकॉज सारे ही फैक्टर्स को मैं 2008 से काफी हद तक कोरिलेट कर रही हूँ। आई आई कैन सी अ वेरी क्लियर इमेज जो 2008 में हुआ। काइंड ऑफ सिमिलर हैपनिंग्स आर बीइंग सीन इन द मार्केट्स दिस ईयर ऑल्सो। क्रूड के प्राइसेस का बढ़ना, इक्विटी मार्केट्स में फॉल आना, गोल्ड का भी नेगेटिवली रिएक्ट करना और रुपी का भी फॉल होना, ये सब 2008 से काफी हद तक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इवन तो वहां पर लिक्विडिटी क्रंच बहुत बड़ा फैक्टर था, इस साल अभी तक कोई मेजर लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं है, बट ये भी हो सकता है अगर सेंट्रल बैंक्स अपना रेट हाइक करना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी पॉसिबल है। खैर उतना बुरा नहीं नजर आ रहा जितना 2008 वाला सिनारियो था, बट स्टिल थोड़ी करेक्शन यहाँ से और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अभी हमने इंडाइसेस को देखे तो यहाँ से हमने 12 से 13% का टॉप से एक करेक्शन ऑलरेडी आते हुए देखा है। यहाँ से 5 से 7% की करेक्शन की पॉसिबिलिटी और मे बी एट द मैक्स 10% की करेक्शन की पॉसिबिलिटी और नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी। और मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी जानकारियां इस इंटरव्यू से मिलेंगी और कई चीज़ें उन्हें उनको अपने निवेश को किस तरीके से आगे देखना है उसको समझने में भी उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा में हिस्सा लिया। धन्यवाद विक्रम जी।